नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, विषय एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और उस विषय का नाम है शीत युद्ध। जैसा कि आप सारे जानते हैं नाम से, कोल्ड वार। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ठंडा वाला युद्ध था, लेकिन ये ठंडा वाला भी नहीं था तो गर्म वाला भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि ये इस दुनिया के अंदर एक ऐसा युद्ध था जो लगभग 45 सालों तक चलता है और इन 45 वर्षों में किस तरीके से दुनिया सहमी हुई, डरी हुई और भयभीत रहती है, क्योंकि इस 45 वर्षों में दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में ये जो वैचारिक मतभेद था, टकराव था, इनके ऊपर ये पूरी कहानी चलती है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है शीत युद्ध का मतलब। दोस्तों, बिल्कुल साधारण शब्दों में शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जो न शस्त्रों से लड़ा जाएगा, न अस्त्रों से लड़ा जाएगा, न हथियारों से लड़ा जाएगा, न गोला बारूद से लड़ा जाएगा, न मिसाइलों से लड़ा जाएगा, बल्कि एक ऐसा युद्ध जो कागजों के गोलों से लड़ा जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से लड़ा गया था, टेलीविजन के माध्यम से लड़ा गया था, रेडियो के माध्यम से लड़ा गया था, विचारों के माध्यम से लड़ा गया था, वाक युद्ध के माध्यम से लड़ा गया था, राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से लड़ा गया था। दो गुटों के बीच में ये इस प्रकार से एक संघर्ष चलता है जो युद्ध न होते हुए भी युद्ध की स्थिति बनी रहती है, वो भी लगभग 45 सालों तक। दोस्तों, यही शीत युद्ध कहलाता है। मोटे मोटे रूप से इसको वाक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो लगभग 45 सालों तक चलता है। ये दो गुटों का संघर्ष होता है। एक गुट जो अमेरिका के साथ में बन जाता है उसको नाटो कहा जाता है। दूसरा गुट जो भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ में बनता है उसको वार्सा के नाम से जानते हैं। ये दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध था। एक तरफ व्यक्ति था जॉन फोस्टर डलेस और दूसरी तरफ था स्टालिन। ये दो विचारधाराओं के मध्य लड़ा गया युद्ध था, जिसमें एक विचारधारा का नाम था पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा का नाम था साम्यवादी विचारधारा। ये दो देशों के बीच का युद्ध था। एक तरफ था अमेरिका तो दूसरी तरफ था भूतपूर्व सोवियत संघ। ये दो पद्धतियों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसको एक तरफ संसदीय लोकतंत्र का नाम दिया गया, दूसरी तरफ सर्वहारा बुजुर्ग वर्ग या तानाशाही पद्धति के नाम से जाना जाता है। लुई होले जो विद्वान है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कोल्ड वार इज हिस्ट्री, इन्होंने 1967 में अपनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि शीत युद्ध युद्ध से भी भयंकर वाला शीत युद्ध था। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था ये शीत युद्ध। अब जो ये शीत युद्ध है, इसके ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया के लिए 45 सालों तक का जो समय था वो एक प्रकार से भयभीत करने वाला था। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। जैसा दोस्तों आपको पहले ही पता है कि वर्ल्ड में दो विश्व युद्ध हो चुके थे। पहला चलता है 1914 से 18 के बीच में और दूसरा जो विश्व युद्ध चलता है वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में चलता है। एक तरफ मित्र राष्ट्र होते हैं तो दूसरी तरफ ध्रुवी राष्ट्र होते हैं, लेकिन वही मित्र राष्ट्रों में जो रहने वाले लोग हैं वही 45 जब शीत युद्ध ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो अंदरूनी रूप से, वैचारिक रूप से, चाहे वो अपनी पद्धतियों के रूप से या अपनी मान्यताओं के रूप से या अपने अहम के रूप से एक तरफ नहीं थे। उसके बहुत सारे रीजन थे और बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से या जिन कारणों की वजह से ये शीत युद्ध देखना पड़ा। पहला कारण ये होता है कि बोल्शेविक क्रांति को इसमें सबसे मूल कारण माना जाता है, क्योंकि 1917 में ये क्रांति रूस में होती है, भूतपूर्व सोवियत संघ में होती है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। साम्यवाद की स्थापना होती है और हॉल व आंद्रे फोंटेन कहते हैं कि ये न केवल 1945 से चालू हुआ था, बल्कि ये कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूं कि 1917 से ये युद्ध की प्रारंभ हो चुका था। दूसरा ये कारण बनता है इस शीत युद्ध का कि याल्टा समझौते की अवहेलना की गई, जो कि अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य 1945 में किया गया था। तीसरा कारण ये बनता है कि ईरान में भूतपूर्व सोवियत संघ का न हटना
इस शीत युद्ध का एक कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर नेक्स्ट कारण में ये भी आता है कि अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ दोनों ही अणु बमों के आविष्कार के लिए गुपचुप तरीके से दुनिया को अंधेरा में रखते हुए अपना आविष्कार करते हैं। ये भी एक प्रकार से इस शीत युद्ध का कारण बनता है। 1946 में चर्चिल ने फुलटन में एक भाषण दिया था, जो फुलटन भाषण के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1946 को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वहीं से असली शीत युद्ध का श्री गणेश माना जाता है। बर्लिन की नाकेबंदी भी इस शीत युद्ध का एक कारण होता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचारक मोर्गेंथो के अनुसार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्य के लिए संघर्ष की राजनीति ही शीत युद्ध का कारण थी। हितों में टकराव भूतपूर्व सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका के मध्य जो हित बने हुए थे वो आपसी हित इस प्रकार से बने हुए थे जिसमें स्वार्थ ज्यादा था और ये अहम ज्यादा था, और यही एक कारण होता है कि शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ पूंजीवाद का प्रचार तो दूसरी ओर साम्यवाद का प्रचार, ये कुछ ऐसे कारण रहते हैं जो शीत युद्ध को प्रारंभ करने में या उसको बनाए रखने में कारक सिद्ध होते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने परमाणु कार्यक्रम दिन रात एक किए हुए था और वो गुपचुप तरीके से पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से उसने जापान को तहस नहस किया था 1945 में, पूरी दुनिया को अंधेरे में रख करके। वहीं दूसरी ओर इसका एक कारण ये भी बनता है कि इन दोनों जो ध्रुव थे, भूतपूर्व सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा थे और वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही सामने आ गए थे, लेकिन वो खुल करके नहीं आए थे। दूसरी तरफ यूनान में जो साम्यवाद का प्रसार था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये भी एक कारण शीत युद्ध का बनता है। शीत युद्ध के दौरान ही इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। शीत युद्ध को किस तरीके से महत्वपूर्ण घटनाएं होती है मैं उनका ही केवल जिक्र आपके सामने करूंगा कि 12 मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत लागू किया गया था। इसका मकसद ये था कि किस तरीके से अमेरिका इस साम्यवाद के प्रचार को रोकेगा, यही ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। यानी मोटे मोटे रूप से साम्यवादी जो प्रणाली थी उसको रोकने का मकसद था, वो ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका ने अपनी मार्शल योजना लागू की थी। उसका मकसद ये था मोटा मोटा कि यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए, उनका पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे कि वो राष्ट्र अमेरिका की तरफ उनका ज्यादा झुकाव हो, क्योंकि वो पैसे के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से उन राष्ट्रों को अपनी तरफ मिलाना चाहता था ताकि साम्यवाद का प्रचार प्रसार कम से कम हो। वहीं जर्मनी का विभाजन हो गया 1949 में। एक तरफ पूर्वी जर्मनी हो गई, दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी हो गई। एक तरफ एक ध्रुव लग गया, दूसरी तरफ दूसरा ध्रुव लग गया, और इस प्रकार से ये जर्मनी का किस तरीके से 2 टुकड़े कर देते हैं, ये भी एक इस घटनाक्रम का हिस्सा रहता है। इसी घटनाक्रम में यानी इसी शीत युद्ध के दौरान 1949 में अमेरिका ने अपने एक सैनिक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में कर दी जाती है। ये एक प्रकार का सैनिक संगठन है जो वर्तमान में भी मौजूद है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अगेंस्ट में भूतपूर्व सोवियत संघ ने वार्सा संगठन की स्थापना की थी। भूतपूर्व सोवियत संघ का जो आणविक परीक्षण है वो 1953 में ही कर दिया गया था। वहीं अमेरिका और उनसे जो मित्र राष्ट्रों के जो श्रेणी में जो लोग थे या नाटो के साथ में जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने एक सैनिक और संधि का निर्माण किया, उसका हस्ताक्षर किए, जिसको सीटो के नाम से जाना जाता है 1994 के अंदर। वहीं इसका मकसद ये था सीटो का कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं उनमें किस तरीके से साम्यवाद के प्रसार को रोकना है या उन राष्ट्रों को साम्यवाद की तरफ नहीं जाने देना है। ये इस सीटो संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वहीं भूतपूर्व सोवियत संघ ने इसके अगेंस्ट में 1955 में वार्सा का निर्माण किया गया। वहीं इसी शीत युद्ध के दौरान ये घटना घटती है जिसको आइजनहोवर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है 1957 के अंदर। इसका मकसद था कि साम्यवाद से यदि दुनिया में कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी देश में अगर जनता के अधिकार या जो स्वतंत्रताएं हैं उनका हनन होता है तो वह अमेरिका सहायता करने के लिए पहुंचेगा। ये आइजनहावर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है जो 1957 में दिया गया। 1959 में ही क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की।
और इस जो यात्रा है इसको सौहार्दपूर्ण यात्रा का नाम दिया जाता है। जब क्रुश्चेव अमेरिका में जाते हैं तो वहां आइजनहोवर अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, वहां पे वो भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर भूतपूर्व सोवियत संघ आने का निमंत्रण देते हैं। और जब आइजनहोवर या भूतपूर्व सोवियत संघ में आते हैं तो इस जो यात्रा होती है, इस यात्रा को, क्योंकि ये कैंप डेविड योजना के या भावना के नाम से जानी जाती है, जो कि 1960 के अंदर ही 1959 और 60 के अंदर ही ये यात्रा होती है और कैंप डेविड भावना के नाम से जाती है, जो दोनों राष्ट्रों के मध्य आपसी जो वातावरण है उसको सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए की गई थी। वहीं इसी दरमियान मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से U2 कांड हो जाता है, यानी अमेरिका के एक जासूसी जो विमान होता है वो किस तरीके से भूतपूर्व सोवियत संघ में अपना जासूस करता हुआ पाया जाता है और वो महत्वपूर्ण जो सैनिक अड्डे होते हैं USSR के, उनकी फोटोग्राफी करता हुआ पाया जाता है। वहीं 1962 में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्यूबा संकट होता है, जिसकी मैंने आपको उसमें विस्तार से जानकारी दी थी। एक साल बाद ही जब ये क्यूबा संकट हो जाता है उसके बाद में कुछ सुधार का समय शुरू होता है और एक साल बाद में ही हॉटलाइन समझौता होता है कि यदि दोनों राष्ट्रों के मध्य कोई बात आ जाती है या बात भड़क जाती है या कोई सैनिक कार्रवाई की बात आ जाती है तो दोनों राष्ट्र पहले लड़ाई ना करके उस मुद्दे के ऊपर टेलीफोनिक माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, टेबल पे बैठ के माध्यम से, द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, ताकि उस बात को बतंगड़ न बन के या युद्ध की परिणति में ना बदल जाए। इसको हॉटलाइन समझौता 1963 का कहा जाता है। मास्को बॉन समझौता जो कि 1970 में, इसमें शीत युद्ध को जड़ से मिटाने का काम किया, क्योंकि ये पश्चिमी जर्मनी के बीच में और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच में होता है। अब दोस्तों इस जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम मैंने आपके सामने रखा है, ये ऐसी घटनाक्रम होती है जो 45 सालों तक लगभग ये चलती है और इसका पूरी दुनिया के ऊपर एक तरीके से मान लीजिए अब खतरनाक रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। तो शीत युद्ध का जो प्रभाव पड़ता है पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो किस तरीके का होता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पहला प्रभाव जो पड़ता है कि पूरी दुनिया दो गुटों में बंट जाती है। एक गुट पूंजीवादी हो गया, दूसरा गुट साम्यवादी हो गया। तो कहने का मतलब है कि दुनिया के अधिकतर राष्ट्र आधे इसके साथ में हो गए या आधे इसके साथ में हो गए, या वो भयभीत रहने लगे या फिर वो अन्य कार्यों में व्यस्त होने लगे। तो कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई। वहीं दूसरी ओर इस शीत युद्ध के कारण ही यूरोप का विभाजन हो गया। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे ऐसे सैनिक संगठनों की स्थापना हो गई जो कि दुनिया के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा है। इसमें से दोस्तों अधिकांश सैनिक संगठन खत्म हो चुके हैं और वर्तमान में केवल और केवल नाटो सैनिक संगठन बचा हुआ है जो अमेरिका का है। वहीं दूसरी ओर इस शीत युद्ध से पूरी दुनिया के अंदर भय और आतंक का वातावरण बना था। दूसरा, इस शीत युद्ध के दौरान आणविक परीक्षणों का दौर चलता रहा, चाहे वो गुपचुप तरीके से चले, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चले, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चले, लेकिन एक प्रकार से आणविक किस तरीके से परीक्षण किया जाए, मिसाइलें किस प्रकार से बनाई जाए, आधुनिक हथियार साजो सामान किस प्रकार से बनाए जाए, इसकी एक प्रकार से होड़ लग गई थी जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा करने वाली थी। वहीं दूसरी ओर जितने भी शस्त्रीकरण हैं उनका बहुत ज्यादा बढ़ना, ये अंतरराष्ट्रीय ऋण पे इसका प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर यूएनओ, मैंने आपको कहा 1945 में स्थापित होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की कामना करने के लिए इसको बनाया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है वो एक प्रकार से इस शीत युद्ध के अंदर पूरे टाइम में 45 वर्षों में एक प्रकार से पंगु नजर आई, क्योंकि उसने कोई ज्यादा इसमें रोल नहीं निभाया। दूसरी ओर दोनों ही राष्ट्र जब इस प्रकार से शीत युद्ध में लगे हुए थे तो निश्चित रूप से होता है कि उन राष्ट्रों में जन कल्याणकारी जो नीतियां होती है वो हाशिए पर चली जाती है और उसके स्थान पर जो शक्ति की राजनीति है, जितने भी जन कल्याणकारी जो स्थान होता है उसके स्थान पर शक्ति की राजनीति का बोलबाला आगे आ गया। दूसरी चीज इसमें आती है कि आतंक के संतुलन का जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर इस बात पे दिया गया कि हालांकि ये शीत युद्ध चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि दूसरे गुट इस दुनिया में नहीं उत्पन्न हुए। ऐसे में तीसरा एक गुट भी उत्पन्न होता है जो एशिया महाद्वीप और यूरोपीय महाद्वीप से नए नए जो देश या लैटिन अमेरिकी राष्ट्र जो नए नए स्वतंत्र होते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण होता है 1961 में, नेहरू, नासिर और टीटो के माध्यम से किया जाता है। उसको भी थोड़ा संबल मिला। हालांकि
ना वो इस गुट में शामिल हो रहे हैं ना इस गुट में हो रहे हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया के सामने कर रहे हैं और जो भी स्वच्छ नीतियां स्थापित करना चाहते हैं वो इस गुट के अंदर शामिल हो रहे थे। दूसरा, इस शीत युद्ध की वजह से इस पूरी दुनिया में प्रचार और कूटनीति का महत्व निश्चित तौर पर बढ़ गया। मैंने आपको बताया कि 45 सालों तक जो ये युद्ध चलता है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वाक युद्ध ज्यादा हो रहा है, प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, कूटनीति ज्यादा दिखाई जा रही है, जासूसी ज्यादा हो रही है। तो इस प्रकार की चीजों का महत्व इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे राजनीति में ज्यादा बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि लगा कि अब शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जो शीत युद्ध का अंतिम जो पड़ाव होता है 1980 से लेकर 89 तक का, उसके अंदर भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं रीगन, वो रीगन 23 मार्च 1983 को एक ऐसी योजना लागू कर देते हैं जिसको स्टार वार्स परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको अंतरिक्ष युद्ध की मंजूरी भी दे दी। इस योजना ने शीत युद्ध में घी का काम किया, यानी बुझते बुझते ही उसमें और हवन में घी का काम किया इस योजना ने, और इसकी वजह से ये शीत युद्ध जो है 7-8 साल और खिंच जाता है। हालांकि 1989 में शीत युद्ध का वो समाप्ति का वर्ष होता है और एक चमत्कारिक रूप से किस तरीके से ये शीत युद्ध का अंत हो जाता है, यानी एक तरफ सोवियत संघ पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि उसने जो सारा पैसा था, जो सारा साजो सामान था, जो जितनी भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी थी, उसका सारा का सारा ध्यान किस पे हो गया, केवल और केवल हथियारों के ऊपर हो गया, जखीरे के ऊपर हो गया, मिसाइलों के ऊपर हो गया, और इस वजह से वो पूरा राष्ट्र पंगु बन जाता है और किस तरीके से असहाय नजर आता है और लगभग वो पूरा टूट चुका होता है। तो इस प्रकार से 1989 में सोवियत संघ का पटाक्षेप हो जाता है और इस पूरी दुनिया में 90 आते आते जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। बर्लिन की दीवार जो गिर गई थी उसका पतन हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है और दोनों राष्ट्रों में अब चूंकि एक तरफा शक्ति बच गई है, दूसरी शक्ति टूट गई है, तो मधुर संबंध स्थापित होने की बात चल रही है। पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था का कायम हो जाता है और 1991 आते ये पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो जाती है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 45 सालों की जो लंबी कहानी चलती है शीत युद्ध की, इस दौरान आपस में जो किस तरीके से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर इकट्ठी हो गई और आज ये स्थिति पैदा हो गई। हालांकि 1963 में और 1967 में, 1970 में ऐसी बहुत सारी संधियां की गई, 1992 में की गई, 2002 में की गई, ऐसी बहुत सारी संधियां की गई और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए ताकि इन हथियारों को कम से कम किया जा सके या इनमें कटौती की जा सके। आज पूरी दुनिया इस बारूद के ढेर पर बैठी है, उसका प्रमुख कारण बनता है ये 45 सालों का जो शीत युद्ध का दायरा जो चलता है। इन 45 सालों में गुपचुप तरीकों से किस तरीके से इन दो ध्रुवों ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों का, गोला बारूद का, मिसाइलों का निर्माण किया और पूरी दुनिया को एक जखीरे में बदल दिया। हालांकि आज भी ये दोनों राष्ट्र और पूरी दुनिया इन चीजों से डरी हुई है कि जितना समय रहते इन जितने भी खतरनाक जो अणुबम हैं या मिसाइल हैं इनका खात्मा किया जाए और पूरी दुनिया एक ऐसे वातावरण में आए वापस जिससे कि खुशहाल वातावरण बने, सारे राष्ट्र समृद्ध बने, सारे राष्ट्र एक तरक्की के रास्ते पर चले, पूरी दुनिया का विकास हो, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो। भारत हमेशा इन चीजों का ऊपर बल देता है। यही एक कारण है कि भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी जैसी जो संधियां थी जो भेदभावपूर्ण मूल्यों पर आधारित है, इसीलिए उन्होंने आज तक भारत ने दोनों ही संधियों पर साइन नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है, क्योंकि वो उन संधियों को अपना लेते हैं लेकिन हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं कि हमने परमाणु विस्फोट कर लिया, आप नहीं करेंगे, हमने हथियार बना लिए, आप नहीं बनाएंगे या खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है इस तरीके का वातावरण बनाया गया और ये शीत युद्ध का पूरा टॉपिक 45 वर्षों तक इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करता हूँ कि अगला वीडियो और अच्छा लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सबने ये ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत थैंक यू।